प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। टीचिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th ये अपना क्लास है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और टॉपिक आपका चल रहा है आर्टिकल स्पीच। इंग्लिश कंपलसरी अनिवार्य अंग्रेजी। इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत में, सहायक कार्यालय भाषा। और हमारे विद्यालयों में, भारतीय विद्यालयों में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जा रही है। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश सिस्टम इम्पोज किया था इंडिया में और आज भी वही सिस्टम चल रहा है। आज़ादी के बाद पॉलिसी मेकर्स ने हिंदी को बढ़ावा देने की सोची थी, लेकिन इंग्लिश के महत्व को नकार नहीं पाए थे। चलते हैं नेक्स्ट, आपका ये लिखा दूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश आर्टिकल स्पीच में, चिंता मत कीजिए। अंग्रेजी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों का महत्व, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया एंड न्यूज़पेपर, समाचार पत्र मीडिया का महत्व। कल आपका टॉपिक चल रहा था आर्टिकल स्पीच, जिसमें आर्टिकल आपको लिखाया था कंपटीशन इन टुडेज वर्ल्ड। इसी को लेकर के आज हम चलते हैं। वो थोड़ा सा आपका रह गया था 5-10 मिनट का, वो लेके चलते हैं अभी। इंग्लिश कंपलसरी आर्टिकल स्पीच में कल का रह गया, तो उसको लिखिए देयर इज कंपटीशन देयर इज competition, COMPETITION, among the political leaders, राजनेताओं के बीच में क्या है? कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। इस बात की नहीं है कि वो लोगों की सेवा करें। राजनेताओं के बीच में जो कंपटीशन है वो इस चीज़ को लेकर के नहीं है कि वो लोगों की सेवा करें। किस चीज़ को लेकर है? वोट पाने को लेकर के। लीडर्स टू अल्यूर, अल्यूर मीन्स होता है लुभाना, आकर्षित करना वोटर्स टू वोट देम। क्यों लुभाते हैं वो वोटर्स को? उन्हें वोट देने के लिए। ठीक है। आफ्टर गेनिंग पावर, ताकत प्राप्त करने के बाद दे डू whatever they want to get their selfish ends। आराम से लिखा रहा हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। There is competition प्रतियोगिता है अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में, टू गेट फर्स्ट, क्या प्राप्त करने के लिए? फर्स्ट, प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विभिन्न विद्यार्थियों के बीच में भी क्या है? प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। चलिए कॉपी कीजिए आप इसको। ये आपका
कंपटीशन टुडेज वर्ल्ड कल थोड़ा सा रह गया था, वो मैंने लिखाया है। ठीक है भाई, ये कंपटीशन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है, विद्यार्थियों के बीच में, राजनेताओं के बीच में, विभिन्न जातियों के बीच में, लोगों के बीच में, ठीक है, बिजनेसमैन के बीच में, ये कुछ कंपटीशन है। दीज एंड सम अदर कंपटीशंस डू एग्जिस्ट इन टुडेज वर्ल्ड। ये कुछ कंपटीशन आज के संसार में अस्तित्व में है। डू एग्जिस्ट के स्थान पर आप केवल एग्जिस्ट लिख देते हो तब भी सही है। एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होना, और डू एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में है। मतलब किसी भी सेंटेंस को आप साधारण वाक्य में भी दो क्रियाओं का प्रयोग कर रहे हो। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी नेवर यूज डू, डज एंड डिड हेल्पिंग वर्ब्स इन ए सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य में हम डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम यदि करते हैं तो हम सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। जैसे कि यू डू स्टडी, यू स्टडी, तुम अध्ययन करते हो, तुम पढ़ते हो, और यू डू स्टडी इसका मतलब तुम पढ़ते तो हो। जैसे मैं कहता हूँ पढ़ता तो हूँ, पढ़ाता तो हूँ। आई डू टीच, आई टीच पढ़ाता हूँ, और आई डू टीच पढ़ाता तो हूँ। ये ध्यान रखना। चलिए मैं इसका कैंडिडेट लेके चलता हूँ। देयर इज कंपटीशन, प्रतियोगिता है, अमोंग द पॉलिटिकल लीडर्स, राजनेताओं के बीच में, टू एल्यूर माने लुभाने के लिए, वोटर्स मतदाताओं को, टू वोट देम उन्हें वोट देने के लिए। आफ्टर गेनिंग पावर, ताकत प्राप्त करने के बाद, पावर माने ताकत या सत्ता, सत्ता प्राप्त करने के बाद, दे डू वो नेता करते हैं, वॉट एवर जो कुछ भी, दे वांट वो चाहते हैं, टू गेट प्राप्त करने के लिए, देयर सेल्फिश एंड्स अपने स्वार्थी हितों को। सेल्फिश का मतलब होता है बच्चों स्वार्थी, और एंड्स का मतलब होता है हित। सेल्फिश माने स्वार्थी, और एंड्स का मतलब अंत नहीं है। एंड्स का मतलब क्या होता है यहाँ? हित, लाभ। देयर इज कंपटीशन, प्रतियोगिता है, अमोंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में, टू गेट फर्स्ट, प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों के बीच में भी कंपटीशन, प्रतियोगिता है, लेकिन ये प्रतियोगिता सीरियस होनी चाहिए। गलत प्रतियोगिता, अनहेल्दी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। प्रतियोगिता होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। दीज एंड सम अदर, ये और कुछ अन्य, कंपटीशन माने प्रतियोगिताएं, डू एग्जिस्ट माने अस्तित्व में हैं, इन टुडेज वर्ल्ड, आज के संसार में ये कुछ प्रतियोगिताएं हैं। आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट उस पर आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। पैट्रियोटिज्म, a great virtue, देशभक्ति एक महान गुण। बच्चों, कोई भी थीम यदि आता है, कोई भी शीर्षक आता है, उस शीर्षक का हिंदी अर्थ, उसका मतलब, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मान के चलिए आपने बहुत सारे शीर्षक, आर्टिकल, स्पीच, थीम
विचार पढ़े हैं, मेहनत की है। अब ये आपको आ जाता पैट्रियोटिज्म ए ग्रेट वर्च्यू, देशभक्ति एक महान गुण। बट यू डोंट नो व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। आपको नहीं पता पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है, तो फिर आप इसको अच्छे से नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता किस चीज़ के बारे में हमसे बात कर रहा है, कह रहा है। चलिए इसका हम स्पीच लिखते हैं, देशभक्ति एक महान गुण। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल। मैं बिल्कुल आराम से लिखा रहा हूं। वर्दी टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एंड माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी भाषण आप लिख रहे हो उसमें स्टूडेंट शब्द का प्रयोग करें। जरूरी थोड़ी आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो विद्यार्थी हैं, लेकिन हम विद्यार्थी हैं तो कम से कम हम जो भी स्पीच लिखेंगे तो हम ये सोच के लिखेंगे कि हम इस स्पीच को विद्यार्थियों के लिए दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। अन्यथा आप स्टूडेंट्स के स्थान पर ऑडियंस भी लिख सकते हो। ऑडियंस मान क्या होता है? श्रोता। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई दीक्षा बंसल am going to deliver a speech on patriotism। देखो यहां तक तो आपको कोई परेशानी है ही नहीं, है ना। इन यहाँ से आगे आपका ये प्रारंभ है। यदि आप इसको स्पीच नहीं आता है, आपको आर्टिकल आता है, तो यहाँ आपको लिख देना है बाय लगाकर लेखक का नाम और फिर यहाँ से प्रारंभ करना है। इन ऑल द कंट्रीज सभी देशों में ऑफ द वर्ल्ड, संसार के पैट्रियोटिज्म हैज बीन ए सब्जेक्ट ऑफ अनकंडीशनल प्रेज। संसार के सभी देशों में देशभक्ति एक अनकंडीशनल प्रेज माने बिना शर्त की प्रशंसा है। आराम से लिखिए बिल्कुल। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, कंट्रीज देश, अनकंडीशनल बिना शर्त की। Poets have composed, कवियों ने रचना की है। Fine verses based on the stories of patriots।
पोइट्स कवियों ने हैव कंपोज रचना की है फाइन वर्सेज अच्छे वर्ष की। वर्ष मीन्स क्या होता है बच्चों? वर्सेस का मतलब होता है पद, VERS वर्ष। प्रोज माने होता है गद्य और वर्ष मीन्स क्या होता है? पद। बेस्ड आधारित ऑन द स्टोरीज ऑफ पैट्रियोट्स, देशभक्तों की कहानियों पर आधारित। पैट्रियोट्स मान क्या होता है? देशभक्त। जिस प्रकार टेररिज्म आतंकवाद, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, टेररिस्ट आतंकवादी, पैट्रियोट्स देशभक्त। मतलब कहने का पैट्रियोट्स माने देशभक्त और पैट्रियोटिज्म माने देशभक्ति। कॉपी कीजिए बिल्कुल आराम से, आप एक एक सेंटेंस को साथ साथ ही कवर करते चलिए। कर लिया होगा। द लव एंड अटैचमेंट टू वंस कंट्री मतलब प्रेम और अटैचमेंट माने लगाव, जुड़ाव, संपर्क। टू वंस कंट्री किसी के देश के लिए इज ए नेचुरल इंस्टिक्ट माने एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मैनी पैट्रियोट्स सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, बहुत से पैट्रियोट्स ने अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया। इट इज मतलब देशभक्ति। इट इज कॉमन फीलिंग इन एवरी पर्सन। ये प्रत्येक व्यक्ति में एक सामान्य भावना है। इट इज द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन। भगवान के क्रिएशन निर्माण का यह सबसे अच्छा पार्ट है, सबसे अच्छा भाग है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। पैट्रियोटिज्म पैरा चेंज कर लेते हैं। इज ए होली पैशन। देशभक्ति एक पवित्र पैशन है, शान है। इट हैज़ इंस्पायर्ड, लिखते चलिए साथ साथ, अब मैं बिल्कुल धीरे लिख रहा हूँ। द डीड्स ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी के कार्यों को इसने इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है। एंड सैक्रिफाइस, इट हैज इंस्पायर्ड द डीड्स ऑफ ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस एंड टर्न zeros
इनटू हीरोज, और 0 लोगों को हीरो में, नायकों में इसने बदल दिया है। वी हैव ए लॉन्ग लिस्ट we have a long list of Indian patriots like Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, महाराणा प्रताप, ईटीसी। हमारे पास इनकी लंबी सूची है। These are all great sons of India। ये भारत के महान पुत्र थे, या पुत्र हैं कह सकते हो। These are all, ये सभी हैं ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, भारत के महान पुत्र। अब हैं शब्द का इसलिए प्रयोग किया, हालांकि अब नहीं है, लेकिन लोगों के हृदयों में ये हमेशा रहेंगे, इसलिए ये अमर हो गए। और जो अमर हो गया है, नाम अमर हो जाता है, उसके लिए हम इजार एम का प्रयोग करते हैं, वॉजवर का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। हालांकि आप वॉजवर लगा देते हो तो सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है। पैट्रियोटिज्म teaches loyalty to the nation, राष्ट्र के लिए वफादारी सिखाती है। Patriotism is a natural passion and has a history of centuries। मैंने फिर जल्दी से तेज़ी से लिखाना शुरू कर दिया है, ध्यान नहीं रहता है तीव्रता में। कॉपी कीजिए आप इस सब को, मैं ऊपर से मिटा देता हूँ थोड़ा सा। पैराथेन नहीं करना है। वी कांट लव द वर्ल्ड विदाउट बीइंग कैपेबल ऑफ लविंग आवर ओन कंट्री। Patriotism is a virtue to be worshipped। देशभक्ति एक गुण है जो पूजे जाने योग्य है। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। हिंदीयत लेके चलता हूँ, एक एक शब्द को यहाँ बताता हूँ आपको। कोई भी शब्द समझ में नहीं भी आ रहा है
तो उसको आप मुझे बता सकते हो, उस शब्द के स्थान पर मैं दूसरा शब्द लिख दूंगा, पर्यायवाची लिख दूंगा उसकी जगह पर। दूसरी बात, यदि कोई सेंटेंस में भी आपको लगता है कि सेंटेंस थोड़ा सा दिमाग में नहीं बैठ रहा है या प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप उसको मुझसे पूछिए। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो उस सेंटेंस के स्थान पर दूसरा सेंटेंस आपको और बता दूंगा, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, बदल सकते हो उसको। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ये तो मैंने आपको क्या कहते हैं बार बार लिखाता हूँ, इसको तो हिंदी कराने की ज़रूरत है नहीं। इन ऑल द कंट्रीज, यहाँ से लेके चलते हैं, सभी देशों में ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति हैज बीन रही है ए सब्जेक्ट, एक विषय, ऑफ अनकंडीशनल प्रेज, माने बिना शर्त की प्रशंसा का। सभी देशों में देशभक्ति बिना शर्त की प्रशंसा का विषय रहा है। भाई जो देशभक्त है उसकी प्रशंसा करने में कोई दूसरा व्यक्ति कोई शर्त नहीं रखेगा। देशभक्ति स्वयं एक बड़ी शर्त है, इससे बड़ी कोई और शर्त हो ही नहीं सकती। पोइट्स, कवियों ने, हैव कंपोज, रचना की है, फाइन वर्सेज, किन की, अच्छे पद्यों की, वर्ष माने पद। फिर भी आपको लगता है कि ये शब्द हमारे लिए नया है, तो आपको शब्द तो ध्यान रखना ही है बच्चों। ये शब्द एक बार आपको अनसीन पैसेज आता है, पहला क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज, उसमें वन वर्ड आया था, यानी पर्यायवाची टाइप का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक बड़ा सेंटेंस होता है और उस बड़े सेंटेंस को हम एक ही शब्द में बताते हैं। जैसे कि वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान विश्वास करता है, थीस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान विश्वास नहीं करता, एथीस्ट कहलाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ 10 years इज कॉल्ड 1 decade, दशक। द नंबर ऑफ 100 years इज कॉल्ड 1 century, शताब्दी। तो ये क्या कहलाता है, वन वर्ड। तो एक वन वर्ड आया था जो कविताएं लिखता है, पोइट्री लिखता है, कंपोज करता है, उस पोइट्री को हम क्या कहते हैं, पोइट्री आया था उसमें। तो ये वर्ष मन होता है पद, ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहो तो इसके स्थान पर एक शब्द है पोइट्री या पोएम्स लिख सकते हो। कवियों ने बहुत से अच्छी पोएम्स की रचना की है, कविताओं की रचना की है, पद्यों की रचना की है, बेस्ड आधारित ऑन द स्टोरीज, कहानियों पर, और पैट्रियोट्स माने देशभक्तों की। द लव, प्रेम, एंड और अटैचमेंट माने लगाव, संबंध, टू वंस कंट्री, किसी के देश के प्रति, देश के लिए, इज ए नेचुरल इंस्टिक्ट, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इंस्टिक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रवृत्ति, ठीक है। ट्रेट्स, ट्रेट माने भी क्या होता है, प्रवृत्ति, आदत। मैनी पैट्रियोट्स, बहुत से देशभक्तों ने, सैक्रिफाइस्ड माने बलिदान कर दिया, देयर लाइव्स, अपना जीवन बलिदान कर दिया, ठीक है। किसके लिए, देश के लिए। इट इज कॉमन फीलिंग, ये एक सामान्य भावना है। इट इज, यह है, या इस सेंटेंस में आप थोड़ा जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, मैनी पैट्रियोट्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए बहुत से देशभक्तों ने अपना जीवन सैक्रिफाइस कर दिया। ऑन द एल्टर, किस पर, वेदी पर, ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की, देशभक्ति की वेदी पर। मैं बता चुका हूं वेदी किसे कहते हैं। वेदी एक ऐसा स्थान होता है जहां हम किसी की बलि देते हैं, या फिर एक हवन कुंड होता है जहां हम बहुत सी चीज़ों को उसमें स्वाहा करते हैं, डालते हैं, वो क्या कहलाता है, वेदी। इट इज़ कॉमन फीलिंग, यह सामान्य भावना है। देशभक्ति सिखाओ मत किसी को आप, स्वतः ही ये नेचुरल उसमें होती ही है, सामान्य भावना होती है इन एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति में। किसी बच्चे को हम देशभक्ति की बातें नहीं बताएंगे ना, फिर भी आज कोई भी बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसको हमने देशभक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया,
और अभी हमारे देश का युद्ध पाकिस्तान से चाइना से होता है, तो उस बच्चे के मन में भी अपने देश के प्रति प्रेम जागृत होगा, वो अन्य देशों के प्रति घृणा रखेगा, मतलब घृणा नहीं कह सकते हो, उन देशों के प्रति वो युद्ध के लिए तत्पर रहेगा, उसका खून खौलने लगेगा। तो यहाँ बात की जा रही है कॉमन फीलिंग, सामान्य भावना है, और हम यदि देशभक्ति की बातों को छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो निश्चित रूप से उनमें देशभक्ति की भावना आती है, ठीक है। लेकिन ये सरकार का भी और समाज का भी दायित्व बनता है कि हम हमारे देशभक्तों का विशेष सम्मान करें, समाज में उन्हें सम्मान दें, और सरकार का भी ये दायित्व है कि ऐसे देशभक्तों का वो विशेष सम्मान करें। कभी कभी क्या होता है कि सरकार देशभक्तों को छोड़ देती है और कुछ फ्लैटर्स, साइकोफेंट्स, चापलूस लोगों को आगे कर देती है। इससे देशभक्तों का हृदय टूटता है और आने वाली पीढ़ी भी देशभक्ति के प्रति जाने में हिचकती है। तो सरकार और समाज दोनों का ये दायित्व बनता है। इन एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति में, इट इज द फाइनेस्ट पार्ट, ये सबसे अच्छा भाग है ऑफ गॉड्स क्रिएशन, माने भगवान की रचना का। भगवान ने बहुत चीज़ों की रचना की है, भगवान ने बहुत सारी फीलिंग्स डाली हैं, लेकिन सबसे बड़ी फीलिंग जो भगवान ने बनाई है वो कौन सी बनाई? देशभक्ति। बच्चों, भगत सिंह एक बहुत बड़े देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है दुनिया में बहुत से प्रेम होते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, भाई बहन से प्रेम करते हैं, पति पत्नी से प्रेम करते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रेम है वो कौन सा है? देश। देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। स्वयं उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, किताब में लिखा था, उन्होंने जेल में रहते हुए किताब लिखी थी भगत सिंह ने, तब उन्होंने ये लिखा था कि देशभक्ति सबसे बड़ा प्रेम है, देश से प्रेम करो। पैट्रियटिज्म, देशभक्ति इज ए होली पैशन, एक पवित्र शान है, पवित्र भावना है। पैशन माने भावना, शान, होली मीन्स होता है पवित्र। इट हैज इंस्पायर्ड, इस देशभक्ति ने, हैज इंस्पायर्ड माने प्रेरित किया है, द डीड्स माने कार्यों को, और ब्रेवरी माने किसके? बहादुरी के कार्यों को प्रेरित किया है, एंड सैक्रिफाइस और बलिदान के कार्यों को प्रेरित किया है, एंड टर्न और बदल दिया जीरोज इनटू हीरोज माने जीरो को हीरो में बदल दिया। जो लोग जीरो थे, जो लोग कौन थे? जीरो थे, किसी काम के नहीं थे, समाज में कोई मतलब नहीं था उनका, लेकिन जो ही देश की बात आई तो देश के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, लड़ाई लड़ी है, और वो दुनिया की नज़रों में, दुनिया के लिए, देश के लिए क्या बन गए? हीरो बन गए। यहाँ कुछ बच्चों का प्रश्न हो सकता है, सर ZERO जीरो में प्लुरल बहुवचन बनाया है तो केवल S लगा हुआ है, जबकि HERO हीरो में क्या लगा हुआ है? ES, जबकि ERO पीछे O आया हुआ है और यहाँ भी O आया हुआ है। यदि किसी नाउन के पीछे OXZZCH आता है तो बहुवचन बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? ES लगा देते हैं। F या FE आता है तो VES लगा देते हैं। लेकिन यहाँ सही किया है, जैसे कि MNGOES मैंगोज, ब्रांच BRNCHES ब्रांचेज शाखाएं, ऐसे ही HERO हीरो, HEROES heroes, but why we did not apply here ES after the word zero? You have to know this, my dear students. Hero is a word that has been taken from English language, while zero is a word that has been taken from Latin language. Means to say, in Latin language words we never apply ES after any noun to make it plural. We apply ES only in English words to make them plural. ये जो जीरो शब्द है ये लैटिन भाषा का है, हीरो शब्द है इंग्लिश भाषा का है। अंग्रेजी के शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हम ES लगा देते हैं, O आता है तो पीछे, जबकि जीरो में हम नहीं लगाएंगे। जैसे कि आपको पता हो रेडियो, RADIO, रेडियो,
RADIOS लगाते हैं, RADIOES, रेडियोस नहीं लगाते, RADIOS। कैंटो, CANTOS, कैंटोज। डायनेमो, साइंस के बच्चे हो तो हमने डायनामो पढ़ा होगा। डायनामो जो होता है अपना दिष्ट धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़े होंगे आपने। डायनामो की संरचना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कार्य प्रणाली पढ़ी होगी। डायनामो एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब घूमता है और घूमते हुए वो विद्युत उत्पन्न करता है। बल्ब है, वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। पंखा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो ये आपकी डिवाइस है, इनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है भाई। मैं फिजिक्स के बारे में इतना नहीं जानता, यू मे कॉन्टैक्ट योर फिजिक्स टीचर मिस्टर बलराम सर, है ना। मैं तो एक जनरल सी बात बता रहा हूँ आपको। डायनेमो एस लगाते हैं डायनेमोज, कैंटो एस लगाते हैं कैंटोज, जीरो एस लगाते हैं जीरोज, और आपका रेडियो इनमें क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, क्योंकि ये शब्द लैटिन भाषा के, इंग्लिश के नहीं हैं। वी हैव ए लॉन्ग लिस्ट, हमारे पास एक लंबी सूची है ऑफ इंडियन पैट्रियोट्स, माने भारतीय देशभक्तों की, लाइक जैसे भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, शिवाजी, ETC। ये वो देशभक्त हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन अब यह बात की जा रही है भगत सिंह देश के लिए, रानी लक्ष्मीबाई देश के लिए, आज़ादी के आंदोलन में महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने देश के लिए, देश का मतलब राज्य, उनका राज्य था मेवाड़, उसके लिए उन्होंने कितने कष्ट उठाए थे, अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। घास की रोटी खाना, पत्तलों पर भोजन करना, राजा होकर के भी ये उन्होंने स्वीकार कर लिया था। लेकिन अपने देश के प्रति वो अटल थे, अडिग थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। और ऐसे देशभक्तों को विरोधी लोग भी सम्मान देते हैं, मान्यता देते हैं। आप सोच नहीं सकते बच्चों, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में, तो उस समय अकबर ने जब सुना था तो ऐसा बताते हैं लेखक कि उसकी आंख से आंसू निकले थे कि मैंने आज एक सच्चा देशभक्त और एक सच्चा विरोधी खो दिया। निश्चित रूप से ये महान लोग हैं, महान आत्माएं हैं। दीज आर ऑल ग्रेट सन्स, ये सभी महान पुत्र हैं ऑफ इंडिया, भारत के। पैट्रियटिज्म देशभक्ति टीचेज सिखाती है, लॉयल्टी वफादारी टू द नेशन, राष्ट्र के लिए। पैट्रियटिज्म देशभक्ति इज ए नेचुरल पैशन, एक स्वाभाविक या प्राकृतिक शान है, भावना है। एंड हैज, और ये देशभक्ति रखती है, ए हिस्ट्री, एक इतिहास ऑफ सेंचुरीज, माने शताब्दियों का। ये नहीं सोच सकते कि देशभक्ति अभी 50 साल पहले प्रारंभ हुई थी, अंग्रेजों के समय प्रारंभ हुई थी। आप सोच सकते हो देशभक्ति महाराणा प्रताप के समय में थी। देशभक्ति की बात करते हो तो चौहान, पृथ्वीराज चौहान के समय में भी थी। वो सच्चे देशभक्त थे। और भी बहुत अच्छे सच्चे देशभक्त राजा भारत में राजा हुए हैं, सामान्य लोग भी हुए हैं। महाभारत की बात करते हैं, सच्चे देशभक्त के रूप में पितामह भीष्म का नाम लिया जाता है। वो सच्चे देशभक्त थे, अपने देश के लिए खड़े रहे थे, अपने देश के लिए अधर्म के साथ उन्होंने युद्ध किया था, केवल किसके लिए, देश के लिए, और उनका पक्ष नहीं लिया था। उनको पता था कि मैं मेरे देश से बंधा हुआ हूँ। तो वो महान आत्माएं थी, महामानव जिनको कहते हैं। आप भी बन सकते हो महामानव। कॉन्फिडेंस रखिए हृदय के अंदर, कॉन्फिडेंस रखिए। मानव ही महामानव बनता है, आत्मा ही महान आत्मा बनती है, और वही विश्वात्मा बनती है जो पूरे विश्व पर राज करती है। आज मोदी जी पूरे विश्व पर राज कर रहे हैं महान आत्मा बन करके। वी कांट लव द वर्ल्ड, हम संसार से प्रेम नहीं कर सकते विदाउट बीइंग कैपेबल, बिना समर्थ हुए ऑफ लविंग, प्रेम करने के, आवर ओन कंट्री, हमारे स्वयं के देश से। ये आवर 2 बार लिखा हुआ है, इसको 1 बार आप मिटा लीजिए। आवर माने हमारे, ओन माने स्वयं का, कंट्री मान देश। पैट्रियटिज्म देशभक्ति इज ए वर्च्यू, एक गुण है, टू बी वर्शिप्ड माने पूजे जाने के लिए। बच्चों ये आपका यहाँ समाप्त हो गया। मैं अगला लिखाता हूँ और आप इसको कॉपी कर सकते हो। मैं इसे मिटा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है
तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, ये आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं है कि सर ने मिटा दिया अब हम कैसे लिखें। क्लास में, ऑफलाइन क्लास में तो आप कह देते हो सर रुकिए मिटाइए मत, हम कॉपी कर रहे हैं इसको, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपको इस तरह कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से लिखिए। नेक्स्ट, एक आपको ये स्पीच लिखाया था, इस स्पीच के जस्ट नीचे आप थैंक यू या थैंक्स लिख दीजिए। थैंक यू या थैंक्स लिखिए इसके नीचे। ठीक है भाई। अभी आपको लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी का महत्व। ठीक है, ये लिखना है आपको। आर्टिकल लिखते हैं इसके ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व। आर्टिकल लिखते समय आपको यहां लेखक का नाम लिखना है, बाय डी.के. भार्गव। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ध्यान रखना बच्चों, इंग्लिश से पहले आपको दी नहीं लगाना है। वी डू नॉट अप्लाई दी आर्टिकल डिटरमाइनर बिफोर एनी लैंग्वेज। और यदि आप इससे पहले दी लगा देते हो इंग्लिश से पहले, अंग्रेजी से पहले, द इंग्लिश, तो इसका अर्थ हो जाएगा अंग्रेज, यानी कि इंग्लैंड के निवासी। ध्यान रखना। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हैज ऑलवेज बीन a moot point in India. The importance, महत्व ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का, ऑल हैज ऑलवेज बीन, हमेशा से रहा है, ए मूट पॉइंट, एक वाद विवाद का विषय, इन इंडिया माने कहाँ? भारत में। भारत में, अन्य देशों में नहीं भाई। इंग्लैंड में तो अंग्रेजी के महत्व का वाद विवाद का विषय क्यों रहेगा? विशेषकर हमारे देश में ही हिंदी को पीछे छोड़कर, संस्कृत को पीछे छोड़कर, हमारी स्थानीय भाषाओं को पीछे छोड़कर। दूसरी बात ये है, अन्य देशों में आप फ्रांस जाओगे तो वहाँ फ्रांसीसी बोलते हैं, आप इंग्लैंड जाओगे इंग्लिश बोलते हैं, रूस जाओगे रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, चाइना चाइनीज़ लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज, ठीक है, कनाडा जाओ कनाडियन लैंग्वेज। लेकिन इंडिया में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हिंदुस्तान आओगे तो केवल हिंदी भाषाएं बोली जाएगी। बहुत सी क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, रीजनल लैंग्वेज कहलाती हैं, और बहुत से डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स का मतलब क्षेत्रीय भाषाएं, जो डायलेक्ट्स कहलाती हैं। तो यहाँ बात करते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी भी है, राजस्थानी भी है, तमिल भी है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है ना, गुजराती भी है, बंगाली भी है। तो ये भाषाएं यहाँ हैं। तो इसलिए ये इंग्लिश का महत्व वाद विवाद का विषय रहा है, और इसीलिए यहाँ पूरी तरीके से इंग्लिश, अंग्रेज़ लोग अपने आप को यहाँ नहीं लगा पाए। दूसरा प्रश्न बनता है, हैज़ ऑलवेज बीन, ये आपने कभी पढ़ा होगा। कोई भी सेंटेंस का निर्माण करते समय
यदि आप सेंटेंस बना रहे हो और हैज बीन, इज बीइंग, है ना, ऐसे शब्द आते हैं, कैन बी ऐसा आता है, तो आप सहायक क्रिया, ये दोनों हैं, ये सहायक क्रिया ही हैं मेन तो, लेकिन मुख्य सहायक क्रिया ये है, ये सहायक क्रिया जुड़ी हुई है, लेकिन ये सहायक क्रिया के साथ साथ मुख्य क्रिया का काम करती है। और यदि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इज बीइंग, कैन बी, शुड बी, ये ऐसे शब्द आते हैं, ऐसी सहायक क्रिया मॉडल आती हैं, तो आपको यहाँ एडवर्ब जो लगाते हैं वो एडवर्ब आप इन दोनों के बीच में लगाइए। देखिए ऐसा सेंटेंस नहीं बन सकता कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन ऑलवेज ए मूट पॉइंट इन इंडिया, या हैज़ बीन ए मूट पॉइंट इन इंडिया ऑलवेज, ये भी गलत है। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कैन बी, कुड बी, शुड बी, मस्ट बी, माइट बी, ठीक है, इज बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, ये शब्द आते हैं, तो आप इनके बीच में किसी एडवर्ब को लगाइए। ये एडवर्ब का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। द ब्रिटिशर्स sneaked into our country and imbibed in our culture। ब्रिटिशर्स, अंग्रेज स्नीक्ड, चुपके से आए, इनटू आवर कंट्री, हमारे देश में, एंड एम्बाइबेड, और घुल मिल गए, इन आवर कल्चर, हमारी संस्कृति में। संस्कृति में घुल मिल करके उन्होंने यहाँ भाषा, संस्कृति, बहुत सी चीज़ों को अपनाया भी और बहुत सी चीज़ें अपनी भी यहाँ हमारी संस्कृति में उन्होंने डाली थी। कुछ बच्चों का प्रश्न हो सकता है, सर स्नीक्ड के बाद तो आपने इनटू लगाया है, जबकि एम्बाइबेड के बाद केवल क्या लगाया, इन। वाई? If you want to know the difference between in और into, then you have to study preposition। in और into के बीच में यदि आपको डिफरेंस समझना है तो आपको preposition पढ़ने हैं। जब कोई वस्तु पहले से ही किसी चीज़ के अंदर है तो वह इनका प्रयोग करते हैं, गति करती है तो into का प्रयोग। यहाँ गति की गई है जबकि यहाँ गति नहीं की गई है। उन्हीं में अंदर घुल मिलना, घोलना अलग चीज़ है, डालना अलग चीज़। हम किसी चीज़ को अंदर से डाल रहे हैं, हमने दूध में चीनी डाली है, इनटू का प्रयोग करेंगे डालने की वर्ब में, और हम चीनी को उसमें घोल रहे हैं तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, इनका ही, क्योंकि वो डाल तो पहले दी है, इनटू का प्रयोग यहाँ कर दिया, अंदर तो पहले से आ गए, अब तो वो उसमें क्या आ रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। दूसरी बात, जब गति करते हैं तो इनटू, और बिना गति किए वो पहले से ही कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु व्यक्ति के अंदर होती है तो किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम स्टैंडिंग हेयर इन द रूम, मैं कमरे में खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पहले से ही कमरे में हूँ। आई केम इन टू दिस रूम थ्रू दिस गेट, मैं दरवाजे से कमरे में आया तो मतलब बाद में अंदर आया। आई एम स्विमिंग इन द रिवर, मैं नदी में तैर रहा हूँ तो इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ आई जंप्ड इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद पड़ा, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, इनटू प्रपोजिशन लगाएंगे। मैंने एक दिन और आपको बता दिया था, जब नदी में कूद पड़े पिंटू तो लगा दो इनटू। भाई जब आप बाहर से अंदर जा रहे हो गति करके तो वहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं। किसी भाषा के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, और भाषा चेंज कर रहे हैं तो इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इन हिंदी, इन इंग्लिश, पर यह आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, इनटू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, चेंज करते हैं। जैसे कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, इनटू इंडायरेक्ट स्पीच, तो वह इनटू का प्रयोग करते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इंग्लिश लैंग्वेज had been imposed, अंग्रेजी भाषा को लागू किया गया था, थोपा गया था।
बाय लॉर्ड मैकाले इन 1835। 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी भाषा को इम्पोज किया गया था। दिस इज वाई इंग्लिश, यही कारण है अंग्रेजी हैज बीकम ए कंपल्सरी सब्जेक्ट in our schools and an associate language in our constitution। यही कारण है इंग्लिश हैज बीकम, अंग्रेजी बन गई है एक कंपल्सरी सब्जेक्ट, एक अनिवार्य विषय इन आवर स्कूल्स, हमारे विद्यालयों में, एंड एन एसोसिएट लैंग्वेज, एक सहायक भाषा इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में। इंग्लिश इज ए डायनामिक लैंग्वेज। इंग्लिश इज है ए डायनामिक लैंग्वेज, माने डायनामिक भाषा, प्रगतिशील भाषा। यहाँ डायनामिक का अर्थ लेंगे बच्चों प्रगतिशील से। कारण क्या है, डायनामाइट का मतलब होता है विस्फोटक पदार्थ, और डायनामिक माने विस्फोटक भाषा। तो यह विस्फोटक भाषा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रगतिशील भाषा, प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, जो दिन प्रतिदिन प्रगति करती जा रही है, और जहाँ भी ये भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है, वहीं ये अपना प्रभाव एक डायनामाइट की तरह रखती है, तुरंत प्रभाव डालती है, इसलिए इसको डायनामिक लैंग्वेज कहा गया। डायनामाइट को जानते हो आप, साइंस के बच्चे हो। डायनामाइट किसने की थी, डायनामाइट की खोज? डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी बच्चों। अल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम से नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं, उन्होंने एक दिन अखबार में अपनी मौत की खबर पढ़ी थी। हुआ क्या था, उस देश में, उस शहर में कोई दूसरा अल्फ्रेड नोबल नाम का व्यक्ति मर गया था। अखबार वालों ने गलती से उसे ही समझ लिया था, तो उन्होंने सोचा था, उस अखबार में लिखा हुआ था मौत का सौदागर की मृत्यु। तो मौत का सौदागर, डायनामाइट की खोज की थी उसने, विस्फोटक पदार्थ है। उसने सोचा लोग मुझे मरने के बाद मुझे ऐसे याद करेंगे, तो उसने पूरी संपत्ति दान में दे दी थी अपने, ऐसे लोगों के लिए जो अच्छी खोज करते हैं, वैज्ञानिकों के लिए। और बाद में फिर इसको साहित्य के लिए भी दिया जाने लगा, शांति के लिए दिया जाने लगा, ठीक है। और 3 वर्ष पहले तो ये अमेरिका का एक साहित्य का पुरस्कार है, वो संगीत के लिए दिया गया था, ना कि किसी साहित्य रचना के लिए, किसी किताब के लिए नहीं दिया गया था साहित्य में, अंग्रेजी, हिंदी या किसी किताब के लिए, बल्कि एक संगीतकार अमेरिका, जिसका नाम था बॉब डिलन, उसको दिया गया था। तो बहुत से क्षेत्रों में दिया जाता है। इंग्लिश इज ए डायनामिक लैंग्वेज, इट हैज़ बीकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको हिंदी अर्थ करा दिया था। यहाँ से आगे चलते हैं। इंग्लिश, अंग्रेजी हैज बीन इम्पोज्ड माने थोपी गई है बाय लॉर्ड मैकाले के द्वारा इन 1835, 1835 में। दिस इज वाई, यही कारण है इंग्लिश हैज बीकम, अंग्रेजी बन गई है एक कंपल्सरी सब्जेक्ट, एक अनिवार्य विषय इन आवर स्कूल्स, हमारे विद्यालयों में, एंड एन एसोसिएट लैंग्वेज, और एक यानी कि सहायक भाषा बन गई है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, सहायक भाषा के रूप में एसोसिएट लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, मतलब सहायक कार्यालय भाषा। एसोसिएट लैंग्वेज भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो एसोसिएट
ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी लिख सकते हो, ये केवल एसोसिएट लैंग्वेज ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं, ठीक है। इंग्लिश इज ए डायनामिक लैंग्वेज, अंग्रेजी एक प्रगतिशील भाषा है। इट हैज़ बीकम, ये बन गई है, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। बच्चों इसका आधा पार्ट है वो कल की वीडियो में आपको लिखा जाएगा और दूसरा फिर कल लिखेंगे। आप इसी को आप कॉपी कर लीजिए और इसके साथ मैं आज क्लास समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। मेहनत कीजिए, सतत प्रयास कीजिए। कर लिया होगा कॉपी? कोई भी समस्या आती है तो आप बिल्कुल बताइए। एक ही समस्या बच्चों की बार बार आती है, ट्रांसलेशन के नियम। टीचिंग एक्सपर्ट पर शेयर किया गया वीडियो है, यदि वह नहीं मिलता है तो आपका एक दूसरा चैनल है GIS कठूमर, उस चैनल पर जाइए और उस चैनल पर जाकर के आप उसका वीडियोस के बाद में लिखा हुआ है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ आपको अलग से 10-12 वीडियो मिल जाएंगे। कई चीज़ों के हैं, ट्रांसलेशन के सब बस 1-2 वीडियो हैं, आप उनको वहाँ देख सकते हो। अन्यथा ये कंपोजिशन पार्ट आपका लॉन्ग कंपोजिशन समाप्त हो जाएगा, उसके जस्ट बाद मैं आपको ये डाल दूँगा, ठीक है। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। नमस्कार।